तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आज अपना 12th का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। WPE जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा वो उसी वाली शेड्यूल क्लास पे देख लेंगे अपन। आज अपन फ्रेशली 12th स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या अब तो यही चलेगा, अब तो यही चलेगा। कल हो सकता है मैं तुम्ही लोगों की क्लास ले लूं, जो बचा हुआ वर्क एनर्जी है वो पढ़ा के खत्म करो। हैं? ये इंग्लिश में। अबे पर समझ आएगा तुम्हें। अंग्रेजी गाने नहीं सुनते क्या? आना चाहे तो नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है मुझे, पर जो जिसकी श्रद्धा है वो ज्वाइन कर सकता है, और जिसकी शक्ति नहीं है वो क्या करे। हाँ, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। हिंदी का पूरा सिलेबस होगा, पर किसी किसी को लगता है कि मैं कर सकता हूं तो मैं चलो करता चलता हूं। बस हिंदी का सिलेबस आपके सिलेबस से 2 चैप्टर पीछे चले, कि बाद में स्टार्ट हुआ बैच है वो। बस इतनी सी बात है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि हमें नाम ही पता चल रहा है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं 12th क्लास का जो सिलेबस है नीट में, उसमें से 24 क्वेश्चन आते हैं। 24 क्रॉस 4 करके देख लो, 96 मार्क्स होते हैं ये। अकेले इससे ही इंसान सिलेक्ट हो सकता है। सिलेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि टॉप रैंक, बट गवर्नमेंट कॉलेज जा सकते हो आप अकेले 12th से। तो जितना भी आपने अभी तक सीखा उसमें 100% नहीं भी दे पाए हो अपना, तो भी यहां से शुरू करो। और ये बहुत इजी फिजिक्स है, बहुत इजी फिजिक्स, मतलब इसमें आराम से आप लोग एक्सेल करोगे। चलो 3 महीने लगेंगे आपको इसको पूरा ढंग से अच्छे से एक एक चीज करने पे। 3 महीने तो तब लगते थे जब आकाश में मेरी 4 क्लासेस होती थी वीक में। यहाँ तो 6 क्लासेस का प्रोग्राम है, तो 6 क्लासेस में तो और जल्दी ये कवर अप हो जाएगा, 2.5 महीने में ही हो जाएगा। वैलेंटाइन डे तक तुम्हें खत्म कर देंगे हम, ठीक, चिंता मत। रिवर बोट अलग कॉपी में क्लास में 10 मिनट मिलना मेरे क्लास के बाद, ठीक। अभी समझा रहा हूं, इसकी एक अलग कॉपी बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन डिसाइड करेगा। 96 मार्क्स लिखे हुए हैं, शर्म नहीं आ रही इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि नाम है, उसका नाम ही बता रहा है हमें कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, जबकि उन प्रॉपर्टीज को क्रिएट करने वाली चीज रेस्ट पे हो। स्टैटिक शब्द का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशन है, जैसे कि क्या है, ग्रेविटेशन, ठीक है। क्या हो गया भैया? सो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक था जिसमें बताओ ग्रेविटी क्रिएट कौन करता था, मास। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्रिएट कौन करता है, चार्ज। तो सबसे पहले अब मैं ये नहीं बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, मैं बोल दिया आप समझ गए, वो हमसे कोई पूछने भी वाला नहीं। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का सोर्स है चार्जेस एट रेस्ट। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक ही शब्द में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स study of electrical properties of charges when they are at rest। स्टैटिक शब्द से आया है रेस्ट, और इलेक्ट्रो शब्द से आया है, इलेक्ट्रिक शब्द से आया है इलेक्ट्रो। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है भाई? चार्ज। चलो भैया, आप लोग सब 12th तो पास हुई, किसी न किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड ने आपको डिग्री दी है 12th की, ठीक है, एक बच्ची को छोड़ के। तो मुझे ये बात बताओ कि चार्जेस की डेफिनेशन क्या है, आज मैं ये पूछता हूं, और ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, ठीक है।
चार्जेस की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ आयंस हैं? due to which matter experience property of matter हाँ, due to which matter experience electric and magnetic effect. गुड इकरा। ठीक है, देखो क्या होता है। हाँ बहुत बढ़िया, सभी को पता है। अगर कोई कभी किसी चीज की डेफिनेशन पूछे और आपको याद ना आए, तो तुम ये समझ लो कि अगर ये ना होता तो कौन कौन से चैप्टर नहीं होते, तुम्हें डेफिनेशन याद आ जाएगी। सोच के देखो, अगर ये ना होता तो कौन कौन से चैप्टर नहीं होता। चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता, मैग्नेटिज्म नहीं होता, है ना, फिर आगे कुछ भी नहीं हो पाता मॉडर्न में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी चीजें आज तुम्हारे सामने हैं, जितने भी कंसेप्ट, उसकी बेसिक वजह क्या है? चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which bodies experiences electromagnetic interaction। दोनों चीजें, चार्ज तो यही है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं यूनिवर्स में, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो चार्जेस की वजह से हो रहे हैं। वो किसकी वजह से हो रहे हैं बच्चों? चार्जेस की वजह से हो रहे हैं। और चार्जेस है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर जो है उसकी एक प्रॉपर्टी, जैसे मैटर की प्रॉपर्टी मास है, मैटर की प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन है, वैसे ही चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये चार्ज मैटर में होता है, ये चार्ज मैटर में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने, हम लोग को क्या चाहिए कि चार्ज, हम समझ गए कि चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो चार्ज की सबसे पहले हम कैसी क्वांटिटी है? तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है? क्या यूनिट है? एसआई यूनिट है इसकी कूलम। कोई स्टैट कूलम के बारे में भी जानता है किसी को आइडिया? एक स्टैट कूलम भी इसकी यूनिट होती है। एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट है स्टैट कूलम, बहुत बढ़िया। सीजीएस यूनिट है इसकी स्टैट कूलम। क्या किसी को इसका रिलेशन भी पता है कि 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। नहीं, ये तो ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बच्चों, फंडामेंटल चार्ज है। तो स्टैट कूलम 3 to 10 की पावर 9। यस, दिस इज 1 कूलम इज 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। पूछा गया है ये क्वेश्चन, पता है? 1 स्टैट कूलम इज, 4 ऑप्शन थे। सोचो जरा कैसे दुख होता होगा जब इतनी सी बात हमने कभी सुनी नहीं होती और वो आ जाती। इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत इन पे भी ध्यान दे लिया कीजिए। बोर्ड्स वाले बच्चे तो दे लेते हैं, 12th वाले क्यों सिलेक्ट होते ज्यादा? 12th वालों को, या यूं कहें 12th वालों के साथ एक बाइजिंग करी जाती है ऐसे क्वेश्चन पूछ के, पक्षपात। अब 12th वाला एनसीईआरटी 4-5 बार स्कूल के लिए पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी नजर में आ जाता है। धुंधला सा भी होगा तो याद हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो अंधा कुआं होता है, क्या था अभी सुना ही नहीं, हम तो ड्रॉपर है। तो कभी कभी एनसीईआरटी को भी, बल्कि 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी तो नॉवेल की तरह पढ़नी चाहिए, लेकिन तब जब टीचर एक बार वो चैप्टर आपको पढ़ा दे, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना, वो किसी हॉरर पेंटर की पेंटिंग की तरह समझनी पड़ती। ठीक है, तो हमको ना पहले मैं जब पढ़ा दूं उसके बाद आप शुरू करो उसको पढ़ना। पहले आप ना पढ़ो एनसीईआरटी, जैसे आज के बाद आप चार्ज के बारे में पढ़ना, तो आपको कनेक्ट होगी वो लैंग्वेज। ठीक, तो एनसीईआरटी भी पढ़ना है अगर हम चाहते हैं कि, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कोई क्वेश्चन कहां से लाइन से आ जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, अगर आप ध्यान से देखोगे हर साल के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी में ऐसे कैसे लिखें, यानी 20 नंबर आप छोड़ के यूं ही आ रहे हो। तुम तो चाहते हो कि कोई फीस में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक लाइन में करना पड़े, तो वो होता है, पर ड्यू टू योर
misguidance that you are a dropper student, you know all thing, so you are above NCERT, like kind of thing ना, ये जो बच्चों में मार्केट में, मैं NCERT नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता, अपना अलग है, ठीक, ऐसा तो वो नहीं करना अपने को। अपने को हर उस नीचे से उस लेवल तक जाना है जो नीट के अंदर आता है, किसी भी लेवल का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, भले वो आपको आता है तो क्या हो जाएगा, एक बार और पढ़ लो, मना थोड़ी कर देगा कि नहीं नहीं तुमको तो मैं आता हूं, अब क्यों आऊं, ऐसा नहीं करेगा। तो CGS unit है stat coulomb, 1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 stat coulomb, ठीक। अब एक और चीज, चार्ज की यूनिट हो गई, ये हो गई, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्ज का नेचर, ठीक है, चार्ज का नेचर, तो पहले मैं बताऊंगा चार्ज बॉडी में रहता कैसे है, फिर हम चार्ज के नेचर की बात करेंगे। तो बॉडीज किससे मिलके बनी होती हैं, मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के क्लस्टर्स, मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है, एटम्स, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। तो अगर एक एटम है तो वो न्यूट्रल कैसे होता है बच्चों, जितने उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके आउटर सरफेस पे सारे मिला के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन, उतने उसके आउटर पे मिला के क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ ये एटम कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकली वो कैसा हो गया बच्चों, न्यूट्रल हो गया। अब इन्हीं से, एनी एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, इन्हीं मॉलिक्यूल से एक बॉडी बनेगी अपनी, मान लो ये कोई बॉडी बन गई, इसमें है क्या, यही तो एटम्स हैं सारे। जब हर चीज न्यूट्रल है तो खूब सारी न्यूट्रल चीजें मिलके उसको चार्ज तो कर नहीं देंगी, है ना। पर उस बॉडी वो जो बनी है उसके हर एक के सेंटर में स्टेबल, स्टेबल मतलब फिक्स, क्योंकि जिस यूनिट से वो बना है उस यूनिट में ही उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, तो इन सबका पॉजिटिव चार्ज इनके सेंटर पे फिक्स रहता है सबका, और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऐसे। तो अगर इसमें n पॉजिटिव चार्ज है फिक्स वाला, तो माइनस एनी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मूवेबल, मूवेबल सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी में होता है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं मे बी मोबाइल, है ना, क्योंकि वो उतना फिक्स नहीं होता जितना फिक्स न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटॉन का चार्ज होता है। समझ रहे हो बात को, ठीक। तो दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, ऑन अ होल नेट चार्ज शून्य, ठीक। सो दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। एक बार इसको जरा नोट कर लें आप लोग, एक मिनट में। Sir, mic. Mic off है। इन द बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में भी दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव चार्ज
तो न्यूट्रल बॉडी कहने के लिए है, पर अगर कोई पूछता है पॉजिटिव चार्ज तो वो है प्लस एनी। कोई पूछता है नेगेटिव चार्ज तो वो भी है। समझना, क्वेश्चन का लैंग्वेज सब डिफर कर देता है। लेकिन कोई पूछता है नेट चार्ज, पानी, एक ग्लास पानी में नेट चार्ज, ओहो हो, पानी में कहाँ चार्ज होता? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, चार्ज पानी में होता तो नाचते तुम। कैसे पता है? अगर तुम नंगे पैर पानी पीते तो तुम नाचते, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज तुम्हारे अंदर से होता हुआ पग घुंघरू बंधाता और तुम नाचते। ठीक है, कभी छू के देखना कूलर वूलर जिसपे एक्स्ट्रा चार्ज जमा हो जाता है ऑपरेशन में होते, कहीं सुरसुरी छूटती। फ्रिज का कॉर्नर छूना, कभी कभी कार, एसी में कार से उतरो, कभी कभी कार से अर्थिंग आती है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर चार्ज जमा हो जाता है, और जब आप बेयर्ड फुट उसको छूटते हो तो आप एक स्विच बन जाते हो और चार्ज आपके अंदर से होता हुआ ग्राउंड में जाता है। चार्ज आपके अंदर से होता हुआ ग्राउंड में जाता है, समझ लेना ये। तभी आप ऐसा ऐसा करते हो, ठीक, बाल भी खड़े हो जाते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन तब भी कोई अब पूछता है आपके पास एक ग्लास पानी है, एक कप पानी है, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है? तो भैया एक कप पानी जनरली 250 ml माना जाता है दुनिया में, जब कुछ ना बोले तो 250 ml मतलब 250 ग्राम पानी के केस में। कल यही बात चल रही थी, क्यों लीटर किलोग्राम, जितना ml उतना ग्राम, जितना किलोलीटर उतना, जितना किलोग्राम उतना लीटर पानी के केस में। ठीक है, और कुछ ना बोले तो, क्योंकि कुछ ना बोलने का मतलब 4 डिग्री सेल्सियस 1 लेनी है डेंसिटी। ठीक, तो अब हो क्या जाएगा? तुम 250 ग्राम पानी, फिर उसके निकालोगे मोल, फिर उसमें टोटल काउंट करोगे ये एटम, और हर एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, तो तुम टोटल एटम काउंट करके उनका पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दोगे। तो आपके पानी में पॉजिटिव चार्ज भी है, आपके पानी में उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, पर आपका पानी ओवरऑल न्यूट्रल है। चार्जिंग समझ आई? ऐसा नेचर ने बॉडीज को बनाया है। पर जब चीजें रब करी जाती हैं या इंड्यूस कराई जाती हैं तो चार्जेस जो हैं शिफ्ट हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। शिफ्ट हो जाते हैं या बच्चों ट्रांसफर हो जाते हैं। शिफ्ट होना या ट्रांसफर होने से एक तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अभी हमको क्या समझना है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकती है, पर उसमें इंडिविजुअल प्लस और माइनस चार्जेस भी होंगे। अब अगला हमारा पॉइंट है कि फिर एक्सेस चार्ज क्या है? फिर एक्सेस चार्ज क्या है? ठीक है, तो चार्जेस अभी दो तरह के मैंने बताए, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, उसमें ये सब चीजें आएंगी। तो लिखो सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्जेस नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। गलत इंग्लिश नहीं, दो जगह एस नहीं लगेगा ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब मुझे ये बताओ, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी चार्ज की? किसी को याद है? ये कौन बोला? ये अपोजिट चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फारूक, हाँ बोलो। Like charges repel each हाँ ये other. सही है, यही लिखेंगे पहले, बायो वाले बच्चे हैं। लाइक चार्जेस, आजकल तो, हाँ आजकल चार्जेस तो खैर रिपेल ही करते, रिपेल ईच अदर, वेयर एज इंसानों के वो बस फैले ना, तो वो इनको भी बोले नहीं ये तो गलत है, ये कैसे? अनलाइक चार्जेस, ये जबकि नेचर है ऐसा ही, नेचर ने ऐसा ही बनाया। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब क्या है? कलयुग है सर।
हाँ, बहुत बड़ा वाला कलयुग है। तो प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनमें दोस्ती नहीं हो सकती, ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। माइनस क्यू माइनस क्यू, तुमने देखा होगा लड़कियां लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। फिर वैसे अब जमाना बदल गया है, अब क्या लोग अब दोस्ती कर लेती हैं लड़कियां लड़कियों से अच्छे से। पहले क्या, अच्छा उसने वो टॉप वहां से खरीदा है, मैं अपोलो जाऊंगी नहीं, ऐसा रहता। तो प्लस की, और लौंडों को कोई फर्क नहीं भाई, उधर वो भी काली टी शर्ट है, वो भी काली टी शर्ट है, कल तो दोनों ने बदल के ही पहन ली थी, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस क्यू माइनस क्यू, ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी, और अट्रैक्शन होता है इंटरेक्शन से। वाह क्या बात बोलते हैं अपन। अरे ये सही बात है, ये शायरी में नहीं बोल रहा हूं मैं। इंटरेक्शन का मतलब फिजिक्स में फोर्स होता है, तो अट्रैक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है, फोर्सेस के टर्म में। ये इसको रिपेल करता है, मतलब गालियां थोड़ी ना बकता है इसको, ये इसको ये एक फोर्स देता है रिपल्शन का। ये इसको रिपेल करता है तो ये भी इसको एक फोर्स देता है। तो वो जो अट्रैक्शन रिपल्शन आप इस प्रॉपर्टी में बोल के रट के निकलना चाहते हो, बच के मैं निकलने नहीं दूंगा। वो क्या है, वो अट्रैक्शन रिपल्शन सिर्फ बोलने से फायदा नहीं होगा, वो दिखाना पड़ेगा। वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। क्या आप समझ पाए? यानी कि ये इसको रिपेल करता है। अब रिपेल में क्या करता है बताओ, कैसे दिखाओगे कि रिपेल कर रहा है? तो वो दूसरे पे एक म्यूचुअली ऑपोजिट फोर्स लगाता है, जो कि अवे कर सकता है रिपल्शन के केस में और टूवर्ड्स ला सकता है अट्रैक्शन के केस में। ये है। तो पहली प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब देखो पहली सबको याद होती है क्योंकि ये बहुत आसान है याद करना, और दूसरी प्रॉपर्टी फारूक बताएगा क्योंकि पहली फारूक ने बताई थी, दूसरी भूल गया। एक ही याद है, जबकि 6 7 प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, डिफरेंट डिफरेंट। और ये गलत बात है, सबने 12th पढ़ा है। ऐड भी हो जाता है चार्ज। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। धीरे धीरे आएंगे सब पे। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। घर पे हो, बुक ही खोल लिया करो आलसी लोगों, उससे भी बोल सकते हो देख के, कम से कम एक बार उसको वहां पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। लेकिन हम नहीं, कुछ लोग तो ऐसे करते होंगे, टीवी पे लगा देते होंगे लेक्चर, अभी देखना सर आएंगे पढ़ाने। पता पूरा फैमिली देख रहा है पंछी, यहाँ दिए पड़े एग्जाम्पल। ठीक, ऐसा मत करना यार। पढ़ाने के लिए तुम लोग का इंटरेक्शन, तुम लोग का ध्यान खींचने के लिए सब लेना पड़ते हैं एग्जाम्पल, नहीं तो बोरिंग लगेगी तुमको, तो यूं ही लगती। सेकेंड प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब जो चार्ज है वो एडिटिव है। ये क्या बात बोल दी मैंने, एडिटिव क्या होता है? एडिटिंग कर सकते हो उसकी। चार्जेस, इतनी बड़ी लाइन, यही तो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की लाइन है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चे को समझ नहीं आता ये एडिटिव शब्द है क्या। कुछ को आता है पर बहुत सारों को नहीं आता। एडिटिव शब्द ये है कि आपको चार्ज का एक बॉडी है बड़ी सी, उस पर 3 तरह का चार्ज रखा है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस का 4Q, ये से 3 चार्ज रखे। तो तुम जब चाहो इनको टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग छोटा बड़ा कर सकते हो, जब चाहो तब इन्हें। अगर तुम्हें इसका नेट चार्ज निकालना है इस बॉडी का, तो सिंपल सी बात, इसका मतलब होना चाहिए एल्जेब्रिक एडिशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? सिंपल, इससे अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब है आप इसको एल्जेब्रा के रूल से सॉल्व कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जब मैं किसी से पूछता हूं एल्जेब्रा के रूल से कैसे ऐड करते हैं, तो वो सब मुझसे पूछते हैं एल्जेब्रा क्या है, बायो वाले। मैं फिर परेशान, मैंने बोला एल्जेब्रा का एडिशन का मतलब होता है
कि जैसा जो अपने साइन के साथ है उसे वैसा रख दो, और ऐड है तो ऐड कर दो। लोग बोलते फिर आप ये क्यों बोल रहे हो ऐड कर सकते हैं? अरे यार, अब ये मैं, इसका कोई जवाब नहीं है। अलजेब्रिक एडिशन का मतलब होता है ऐड विद प्रॉपर साइन, तो वो सब्ट्रैक्ट भी उसी में आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस जगह पे निकालूंगा प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस 4q, तो मुझे इस बॉडी का टोटल नेट चार्ज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कितना आ जाएगा? अब देखो वो भी नहीं जोड़ पा रहे। 4q आ जाएगा, q और q क्या हो जाएगा? कैंसिल। बच जाएगा। 4q आ जाएगा। तो ये है नेट चार्ज। अब बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी पढ़ के हम उससे क्या तीर मारेंगे? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये प्रॉपर्टी? हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग को एक यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं मैं। इधर देखो, क्योंकि अब आप लोग उस बैच में हो जिसको कहते हैं रिपीटर्स बैच, मैक्सिमम बच्चे। ठीक, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। जब सबसे पहले आया था ना तो लोग गलत कर आए थे। -2q यहाँ रखा था, प्लस q यहाँ रखा था, प्लस q यहाँ रखा था। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था। मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बता रहा हूँ। मैं बच्चों घबराना मत, तुम्हें इसमें से कुछ समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे 11th वाले में साथ में बैठे। लेकिन मैं बस इस प्रॉपर्टी का यूज बता रहा हूँ कि मैं इसको यूज कैसे कर सकता हूँ। अब जब ये क्वेश्चन पहली बार आया, बोले इस सिस्टम का डाइपोल, अच्छा केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, डिबाई पढ़ लिया ना, वहां पे भी ये जैसे कोई कोई ये है बेंड शेप का है H2O, उसी टाइप का कुछ है ये। तो अब इसमें क्या होगा, एक वेक्टर यहाँ डाइपोल बनाएगा, एक यहाँ, लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज रखा है? -2q। तो हम इसके जब चाहेंगे टुकड़े कर लेंगे, कितने? अपने हिसाब से। ये प्रॉपर्टी हमें अधिकार देती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस -2q के दो टुकड़े कर लिए। ठीक, -2q के दो टुकड़े हुए, एक -q और एक और -q। अब -q ये वाले q के साथ एक डाइपोल बना देता है बेटा। ठीक है, ये तुम आगे सीख जाओगे। ठीक, बस तुमको इतना पता है कि मैंने इस प्रॉपर्टी से इसे अलग अलग भी कर लिया। ऐसे ही ये वाला -2q एक और डाइपोल बना देगा, तो दो डाइपोल बन जाएंगे। अब दो डाइपोल बन जाएंगे तो फिर हम इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। वो मैं अभी नहीं कर रहा, आप लोग समझते हो वो हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी ने हमें एक चीज दे दी ना, कि जब भी सिस्टम ऐसा कुछ आएगा हम अपने हिसाब से चार्जेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तोड़ मरोड़ के भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी है जो आपको इस बात का अधिकार देती है कि चार्जेस कैन बी एडेड यूजिंग अलजेब्रिक एडिशन। ठीक, 10 कूलम चार्ज है, कोई उसको 7-3 में ब्रेक कर सकता है, कोई उसको 6-4 में ब्रेक कर सकता है। ये स्वतंत्रता आपके पास है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नोट कर लो। क्या WP के वो बाकी लेक्चर्स अपडेट नहीं हुए अभी ग्रुप पे? मैंने आज एक रीसेंट, उसमें सर्कुलर मोशन आ गया है कि नहीं? नहीं आया ना? वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं आया, चेन प्रॉब्लम है ना? आज मैं इसको चेन से नहीं बैठने दूंगा, आ जाए। हाँ हाँ हाँ, सुन लिया भाई, सुन लिया। चलो अगला हम लोग लेने जा रहे हैं ये तो हो गया अपना। अगली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। फिर से कोई रटेगा नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब समझ नहीं आया तो खत्म मामला। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इतना सा लिखा होता है प्रॉपर्टी, बस ये, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मतलब बताओ, ट्रांसफर की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, क्वांटाइज का मतलब फिक्स्ड अमाउंट है, दैट क्वांटाइज मिलके बना हुआ है क्वांटा शब्द से। क्वांटा मतलब पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड साइज।
क्वांटा। ठीक, और भाई क्वांटा कैसे हो? फिक्स साइज, तो पैकेट ऑफ फिक्स्ड साइज है ये। चार्ज हमेशा ऐसा ही होगा। अब चलो इस मिस्ट्री पे काम करते हैं। एक बॉडी थी, उसके ऊपर ना क्यू चार्ज आ गया था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि क्यू चार्ज आ गया, ये एक्सेस चार्ज हो गया। तो अगर किसी बॉडी से इस पे चार्ज आया है क्यू, तो बेसिकली इस पे इलेक्ट्रॉन, कैसा क्यू है वो? प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू है तो क्या हुआ होगा, इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए होंगे। प्रोटॉन तो मूव करते नहीं, मूव कौन करते हैं? तो इसकी बॉडी में से इतने इतने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ के चले गए होंगे। एरो बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे, माइनस है नहीं। तो एक बॉडी जो न्यूट्रल थी, उसमें से यानी उस पे 0 चार्ज था, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। अब n इलेक्ट्रॉन छोड़ गए तो प्रोटॉन एक्सेस में हो गए कितने? n। तो इस पे क्या चार्ज आ गया? प्लस n ही आ गया। बॉडी में एक्स्ट्रा चार्ज अब इतना रह रहा है, क्योंकि पहले 100 थे, 20 चले गए, तो अब इलेक्ट्रॉन 80, प्रोटॉन 100, 80 इलेक्ट्रॉन 80 प्रोटॉन को खा जाएंगे, पर 20 प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो वो क्या होंगे? प्लस Ni। क्या होंगे वो? प्लस Ni हो गया वो। अरे यार क्या है? तो जब प्लस Ni ये हो गया, ये एक्स्ट्रा चार्ज बचा, तो ऐसे ही किसी बॉडी पे चार्ज ऐसे ही तो आता है, किसके टर्म में? या तो इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आधा पॉसिबल है? तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, ध्यान से सुनना। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से आजकल तो हो गया है पॉसिबल, क्वार्क में ब्रेक हो गया, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल क्या? सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, मैं चार्ज नहीं बोल रहा हूं। पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिविजिबल नहीं माना जाता था, ठीक। पर आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है, वेव नेचर थ्योरी आ गई, क्वार्क कंसेप्ट आ गया, उसके हिसाब से तो है डिविजिबल। उसके हिसाब से तो डिविजिबल है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क से मिलकर इलेक्ट्रॉन, वो मैं क्वांटम में पढ़ाऊंगा, मॉडर्न में जब आऊंगा। तो क्लासिकल फिजिक्स, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब पुरानी फिजिक्स। क्लासिकल म्यूजिक मतलब पुराना म्यूजिक जो पहले हिंदुस्तानी चलता था। क्लासिकल फिजिक्स मतलब 300 साल पुरानी फिजिक्स, वही NLM, WP, वही। तो उसके हिसाब क्लासिकल के बाद आई है क्वांटम। आजकल की फिजिक्स का क्या नाम है? आजकल सारे नॉवल देखो क्वांटम पे मिलते हैं, कोई क्लासिकल पे। क्लासिकल पे सब काम हो चुका, सैचुरेशन आ चुका लगभग, तुमको बस उसको पढ़ना है, ठीक। क्लासिकल में लोगों ने काम कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता था, किसके हिसाब से? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से तो डिविजिबल है। तो अगर तब की थ्योरी है तो इलेक्ट्रॉन से छोटा पॉसिबल नहीं है। तो तुम किसी को दोगे या किसी से लोगे तो क्या लोगे? या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 10 इलेक्ट्रॉन। कभी 1.6 इलेक्ट्रॉन ले लोगे उससे, क्योंकि जब क्लासिकल फिजिक्स को डिविजिबल ही नहीं मानती, तो अगर क्लासिकल फिजिक्स को डिविजिबल मानती ही नहीं है तो तुम उससे क्या ही ले पाओगे 1 पॉइंट। किसी ने आधी गाय देखी क्या? आधी गाय क्या होती? पैकेट्स होते ना, 1 गाय, 2 गाय, ठीक। तो मैं वही कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस जो होगा वो ऑन अ होल नंबर होगा। तो और चार्ज आता कैसे है? ट्रांसफरेंस से। तो चार्ज भी कैसा आएगा किसी पे? होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में। तो ये एक फिक्स्ड साइज के पैकेट हो गए। जैसे चिप्स खरीदते हैं अपन, अंकल चिप्स, क्या उससे बोल सकते हैं यार एक काम करो, 1 पैकेट पूरा दे दो, एक में से आधा फाड़ के दे दो? ऐसा होगा? तो अंकल भी चिप्स नहीं देंगे, ठीक। वही बोल रहा हूं मैं। तो कभी या तो आप 2 पैकेट खरीदोगे या 4 पैकेट खरीदोगे। तो ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा आपके साथ कि भैया आपने बोला नहीं हमको 1.5 पैकेट लेस चाहिए, 2। तो ये ही यहाँ पे कंसेप्ट लगता है कि अगर लेस के पैकेट्स हैं, तुम शेयर नहीं कर रहे हो, पैकेट्स हैं, तो वो या तो 1 होंगे या 2 होंगे या n होंगे। n एक होल नंबर होगा। तो किसी भी बॉडी पे जब कोई चार्ज आता है और वो इस तरह से आता है, प्लस या माइनस, अगर आया
इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस चार्ज। जहां ये n एक n बिलोंग होता है होल नंबर W, W जो सेट है, जरा ध्यान से सुनना, W ये जो जब हम ऐसे लिखते हैं ना करली ब्रेसेस बना के, जब हम ऐसे ब्रेसेस में कोई रेंज लिखते हैं तो सारे नंबर काउंटेड होते हैं। जब हम करली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखते हैं तो नंबर छोड़ छोड़ के लिखे जाते हैं। अब रियल नंबर लाइन पे जीरो के बाद बहुत सारे नंबर आएंगे जो फ्रैक्शन में होंगे, फिर 1 आएगा तो इसमें 0 आएगा, कॉमा 0 से 1 तक के सारे छोड़ देने, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, 1 से 2 का कोई नंबर नहीं लेना है, n ऐसा होगा, ध्यान से पहचानो अपने n को, ठीक, ऐसे करते 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 इंफिनिटी। तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो n 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेस में ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर कोई बॉडी में 1e है, 2e है, 4e है, ये चार्जेस हो सकते हैं। क्या कोई बॉडी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से 1.5e का चार्ज रख सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल। नो सर। बट only under the course of classical physics, ठीक। क्या कोई बॉडी 1.5 कूलम का चार्ज रख सकती है? चेक करना ऐसे पड़ेगा। कैसे, किसका फोन आया कि रख सकती भाई? 1.5e का तो नहीं, ये भी किसका आया कि नहीं रख सकती? चेक, तो फिर निकाल के देखा करो ना, बोल के क्यों देखते हो? पहले बोलो नहीं, पहले निकालो। Q इक्वल टू 1.5e श्योर है क्योंकि ये E का फ्रैक्शन है। 1.5 कूलम हम श्योर नहीं है कि ये E, इसमें हमें E निकालने पड़ेंगे। किसी भी चार्ज में हमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं कि कितने, 30 इलेक्ट्रॉन, 40, 30.5 आ जाएगा तो नहीं पॉसिबल, 40.5 आ जाएगा नहीं पॉसिबल, 1000 आ जाएगा पॉसिबल, 1000.2233 आ जाएगा नहीं पॉसिबल। समझ रहे हो? तो अब ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि मुझे आप बताओगे डज दिस चार्ज एग्जिस्ट, डज 1.5 कूलम चार्ज exist on a body? अब कैसे करोगे? आपके पास ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। तो Q कितना है? 1.5 कूलम, तो रख दिया फॉर्मूले में 1.5 कूलम N इंटू E। ठीक, E की वैल्यू हम सब जानते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये E की वैल्यू है। तो क्या हुआ? E की वैल्यू आ गई 1.5 अपॉन 1.6। ध्यान से देखना है बेटा, ऐसे आंसर नहीं देना। मुझे पता है मुझे आपको कैलकुलेशंस भी सिखानी है, मेरी जिम्मेदारी है, तुम तो मानोगे नहीं कभी। अब जरा मुझे n निकाल के दिखाओ। सॉरी, ये क्या कर रहा हूं मैं, E नहीं, ये n है, ये n निकाल के दिखाओ जरा। हाँ हाँ, मुझे भी बताता हूँ मैं पॉइंट में, जितना तुम समझते हो ना। ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे और फिर बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरा। अबे तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? आवाज थोड़ी जोर से बोलो बच्चे। 9375 into 10 to the power। ये चेक करना है कि वो इंटीजर है और हमारे लिमिट में कहां तक के इंटीजर है, इन्फिनिटी। तो अब आ गया पॉसिबल। अभी तुम लोग 10 की पावर देख रहे थे तो 10 की पॉजिटिव पावर बहुत लंबी होती है, कितने भी जीरो आ जाएगा वो। देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। तुम सबसे सिंपल इसका कैलकुलेशन करना सीख लो, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा और आप नॉट पॉसिबल लिख के आ जाओगे। क्या गलती कंसेप्ट में होगी नहीं, गलती तुम्हारी डिवाइड करने में होगी। तो जरा 1.5 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर हो गया 19। अब समझना बात को, इसका खेल समझना। तुम, ये मेरा पार्ट नहीं है, पर अब क्या करूं, तुम तो सब मेरे ही पार्ट हो ना, समझाना पड़ेगा। 15/16 करके बताओ चलो, कम से कम डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक। 0.957 0.9375 0.9
375. 375 9375. कोई 7 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, इधर 3 बोल नहीं रहा है। सर, कैलकुलेटर से चेक कर लो यार, तुम्हारा क्या ही 9375। हाँ 0.9375 ये इतना आया। चलो ये आता, ये इसकी वैल्यू है। चलो इधर देखना, 10 की घात 4 अलग कर लो, इसको गिन लिया करो। 1 2 3 4 डेसिमल है, और 10 की घात 4 हमने अलग कर ली, और 15 अभी और बची, की 19 थी हमारे पास। अब जरा बताओ, जैसे ही ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर बन जाएगा। 9375. पॉइंट खत्म हो गया, 4 में ही खत्म हो गया। हमारे पास तो 19 है, अब लगाते रहो 19। तो ये 19 जीरो वाला बड़ा इंटीजर ही तो बनेगा, पॉइंट कहाँ आएगा इसमें, फ्रैक्शन कहाँ आएगा। और तुम लोग क्या करते हो, नॉट पॉसिबल। यही होता है, बहुत बार देखा है मैंने। सर हमारा तो ये गलत हो गया, आपने तो बताया था 1.5 ई नॉट पॉसिबल, हम भी लिखा है। अबे वो 1.5 ई था, ये 1.5 सी था, कैसा रखते हो बे। 1.5 ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन, तो क्लियरली नॉट पॉसिबल। 1.5 कूलम एक चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, हम थोड़ी निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकाल भी लोगे, फिर तुम इसको देख के डर रहे हो, अरे 10 की पावर में, ये तो फ्रैक्शन होगा। चार, जैसे ही 4 डेसिमल आया, 4 अगर 4 भी होती पावर तब भी आंसर हो जाता। हाँ 3 होती तो नहीं होता। क्या सबको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। पक्का? यहीं पे आप छोटी छोटी गलतियां करते हो कि नहीं? सर एक बार फिर बता दो। अब मत करना, ठीक। यानी अगर मेरा 19 की जगह यहाँ पे 4 भी पावर होती तो भी मेरा आंसर होता है कि ये पूरा इंटीजर बन जाता, 9357 9357 बन जाता। तो ये एक इंटीजर है, फुल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर होता हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ 3 2 1 होता तब ये पॉसिबल नहीं होता। समझ गए ये वाली प्रॉपर्टी का? पूरी ढंग से सिर्फ रटोगे नहीं, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज इतना ही नहीं पढ़ाया है मैंने, सब चीज समझाइए कैसे होता है, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं। ठीक, अब मैं इस पे एक शानदार क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आता ही रहता है, वही जो मैं अभी बोल रहा था। 250 ml यानी 1 कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज है? ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं। बच्चे लिखाते हैं 0, कहते वाटर तो न्यूट्रल है। अरे वाटर ओवरऑल न्यूट्रल है, पर वो न्यूट्रलिटी अचीव कैसे हुई है? जितना प्लस उतना माइनस। ये 1 कप पानी है जिसको जनरली 250 ml माना जाता है, 250 ml। क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। ठीक, जहां पे 1 कप वाटर 250 ml वाटर होता है। ज्यादा आने दो ना, पहले तो आप कंसेप्ट सीखो कि कैसे आप पहुंचोगे इसके पॉजिटिव चार्ज तक। तो वाटर किससे मिलके बना है? केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे। HOH यानी H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18। अब इसके एक ये मॉलिक्यूल 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 से बना है, इसका एक मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब हम प्रोटॉन काउंट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी हैं इनटू ई, बोलो है कि नहीं? तो आपको क्या काउंट करना है? तो ये क्वेश्चन शिफ्ट हो गया मोल कॉन्सेप्ट में। फिजिक्स इसमें लगेगी बाद में, फिजिक्स लगेगी Q बराबर Ne, लेकिन ये N निकालने के लिए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं इसमें। अब एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन? 10।
एक मॉलिक्यूल में, और आपके पास कितना अमाउंट है 250 ml को वाटर के केस में हमारी किस्मत है कि हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। अब मोल कंसेप्ट से मोल निकालेंगे, 250 अमाउंट है, मॉलिक्यूलर वेट है 18, कितने मोल आएंगे, पहले मोल बताओ, डायरेक्ट कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हम अभी नंबर ऑफ मोल चाहते हैं, सिस्टमेटिकली चलेंगे। फिर एक मोल में उतने मॉलिक्यूल, कितने 13.88. आओ गदरो नंबर, कितना आ रहा है, 13.8 तो मोल हो गए, नंबर ऑफ मोल्स n। अब मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो 13.8 इंटू 6.0 10 टू द पावर 23, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 13.8 6.0 10 की पावर 23 इंटू एक ये 10, ये हो गया इतने तो प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज E, तो टोटल जो चार्ज है Q, वो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा चलो मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ पूरा, पहले पावर्स को एडजस्ट करो, One 133.33 into 10 to the power 4. नहीं 5. 10 to the power 5. 133.33, तो इसको ऐसा कर लो ना 1.33 10 टू द पावर 7 कूलम चार्ज। तो आपके जो एक ग्लास वाटर होता है उसमें इतना पॉजिटिव होता है, उतना ही नेगेटिव भी होता है। तो मैंने अभी पॉजिटिव पूछा था, पॉजिटिव, तो ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड भी हो गया, मर्जर हो गया, मोल कंसेप्ट का भी चेक हो गया। बेसिकली आपको पहुंचना है हर एक जहां जहां चार्ज है वो सारा काउंट करना, तो उस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज निकाल लो, और जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यही चीज इसे क्या बनाती है, न्यूट्रल बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, तीसरी ना, तीसरी हो गई। चौथा, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ओहो हो, बहुत ही बड़ा झोल है इसमें, ऐसे बोल देना कि चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। हाँ 1.37 आई थिंक, सही है, मुझे तो सदियों से याद होंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब कैलकुलेशन की जिम्मेदारी तो मैंने तुमको पहले बोला, तालिबान भी नहीं ले सकता तुम लोगों की, तो हमको बताना है अब चौथी प्रॉपर्टी, ठीक, विच इज, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं, सबसे बड़ा बोलने वाली प्रॉब्लम, चार्ज रिमेन्स कंजर्व, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ऐसा बोलते हैं क्या, चार्ज रिमेन कंजर्व, चार्ज कंजर्व है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। अपना मोबाइल ले लो, रोज चार्ज खत्म हो जाता है, खुद को ले लो, तुम्हारा भी चार्ज खत्म हो जाता है, शाम तक डिस्चार्ज हो जाते हो, ठीक। तो भैया काय का ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सही स्टेटमेंट है, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई बार बार डिस्चार्ज हो रहा है तो कहां चला जाता है, ध्यान करने, ओहो, आइसोलेट होने, तब वो वापस अपनी एनर्जी को रिगेन करता है और वो आइसोलेटेड सिस्टम पे अपना, अब हम जहां रहते हैं
वहां रोज हमारी चार्ज लोग चूस लेते हैं। हाँ, पढ़ाई है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, तो हमारा चार्ज कंजर्व कहाँ रहता है, कहाँ रह पाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत था, चार्ज ये अधूरा था, गलत तो नहीं बोलूंगा, अधूरा। चार्ज रिमेन कंजर्व ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि अब ये तो स्टेटमेंट हो गया। समझ क्या है, ये एक गोला है, ठीक, इस गोले पे कहीं से चार्ज आ नहीं सकता और इस गोले से कहीं पे चार्ज अगर जा नहीं सकता, देन दिस गोला इज आइसोलेटेड। तब इस गोले के कुछ पार्ट में से कुछ अलग पार्ट पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो वो इंटरनल ट्रांसफरेंस है। टोटल चार्ज क्यू है, उसमें से छोटा क्यू दक्षिण अफ्रीका से निकल के दूसरे जगह चला गया, तो यहाँ कितना बच गया, Q माइनस क्यू, यहाँ कितना आ गया, अभी भी कंजर्व पहले और। तो चार्ज, हाँ, अब इसको तुम एक किसी बैटरी से जोड़ दो, कहीं से अर्थिंग आ जाए, कहीं से ऊपर से उल्का पिंड गिरने लगे, इसके ऊपर चार्जेस आने लगे, तो फिर कंजर्व कहाँ रहेगा। अर्थ पे जितना चार्ज आज है पहले नहीं था, ठीक है, पहले मॉल्टेन मेटल था, अलग फॉर्म में था, फिर कुछ मेटल, कुछ मेटोराइट्स आए यहाँ पे, गिरे, पानी नमक ही आता रहा। वो नमक कैसे आया यहाँ पे, नमक बनता नहीं था अर्थ पे, नमक को वो लेके आए जो मेटोराइट्स थे, उसके अंदर था सोडियम, ठीक है, तब जाके लाइफ आई। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चार्ज कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं है। जब तक आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तब तक चार्ज कंजर्व नहीं होगा। अब ये तो हो गया यार जनरल लाइफ का एग्जांपल, इसमें क्या ही समझ आएगा हमें उतना अच्छा फिजिक्स के टर्म में। एक इसका बहुत मस्त एग्जांपल है कैपेसिटर से, थोड़ा बहुत तो जानते हो। ये हमने लिया कैपेसिटर, इसको जल्दी जल्दी में कैपेसिटर भी बोलते हैं। अभी इनके प्लेट है 1 2 3 4, समझो देखना। थोड़ा सा सिस्टम आपने 10th में तो जाता है, बैटरी होती है, चार्ज देती है, ठीक है। जैसे हम ये स्विच क्लोज करेंगे, ये चार्ज देने वाला एजेंट है, ठीक, और वो चार्ज रखने वाला एजेंट है। तो क्या होगा, प्लेट्स देखो, जैसे ये चार्ज जाएगा, जैसे हम ये स्विच, अभी देखो अभी क्या, प्लेट नंबर सब पे 0 0 चार्ज है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनिशियल चार्जेस 0 0 0 और 0। चारों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं, कोई नहीं बनता। तो चारों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है अभी, क्योंकि हमने अभी कोई इसको चार्जिंग बॉडी से नहीं लगाया, कनेक्ट नहीं किया। ध्यान से देखना, अगर मैं ये स्विच क्लोज कर दूं, अब मैं उनको यहां लिख रहा हूं, ये फाइनल सिचुएशन, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तुम इतना तो जानते हो ये होता है, ठीक, ये होता है भाई। ये है बिफोर, ये बिफोर वाली है, और ये आफ्टर, ठीक। अब तुम्हें एक प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 अलग से दिखाता हूं मैं। प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 3 को देखो, वो कनेक्शन के बाद भी बैटरी से कनेक्ट नहीं हुई। चेक कर लो ये वाली प्लेट्स, ये प्लेट एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और देखो 1 को देखो, 1 पे पहले कितना था, अब कितना हो गया, 4 पे पहले कितना था, माइनस क्यू, ठीक। तो 1 और इस पे से कितना चार्ज गया है, प्लस क्यू, और फिर वापस कितना आ गया, क्यू, वही क्यू। तो बैटरी का चार्ज लॉस नहीं होना चाहिए। तो अब इस सिस्टम को देखो, इसको जोड़ो, पहले कितना था, 0। ये सिस्टम क्योंकि बैटरी से कनेक्ट है, तो ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं रही, 0 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी से प्लस क्यू आ गया, क्योंकि बाहर से उसको चार्ज देने वाला था। तो प्लेट 1 आइसोलेटेड नहीं है, प्लेट 4 भी आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन प्लेट 2 और 3 का कॉम्बो आइसोलेटेड है। पहले भी उनका नेट सम क्या था, 0, बाद में भी उनका नेट सम क्या है, 0, ठीक है। तो प्लेट 2 और 3 में रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया है, पर चार्ज अभी भी कंजर्व्ड है, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आप बोलोगे सर 1 और 4 को मिला के देख लो, हाँ, तो फिर ये आइसोलेटेड है,
क्योंकि 1 और 4 को जब तुम मिलाओगे तो बैटरी भी कॉम्बिनेशन में आ जाएगी, सर्किट आ जाएगा, क्योंकि ये तो जुड़े हैं डायरेक्ट, तो हम इनको ले सकते हैं एक में। अगर तुम 1 और 4 को मिलाओगे तो बैटरी भी फिर सिस्टम का पार्ट हो जाएगी, तो पूरा सिस्टम तो फिर अपने आप में क्या हो गया, एक है दुनिया, और दुनिया के अंदर अंदरूनी दुनिया। अगर आप बाहरी दुनिया से कुछ नहीं ले रहे हो तो आइसोलेटेड है, अंदरूनी में कुछ भी चल रहा है। तो अगर मैं 1 को अकेला देखूं बैटरी को हटा तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इसलिए चार्ज कंजर्व। 4 को देखूं आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, चार्ज कंजर्व नहीं। 2 और 3 को देखूं पहले भी 0 और अभी भी 0। तो दिस इज द एग्जांपल हाउ दिस कंसेप्ट वर्क। पहले आपको चार्ज कंजर्वेशन लगाने से पहले ये श्योर करना पड़ेगा, आगे जब आप पढ़ोगे कैपेसिटर्स, क्या श्योर करना पड़ेगा कि वो सिस्टम जिसपे हम लगा रहे हैं Q इनिशियल बराबर Q फाइनल, वो आइसोलेटेड है भी कि। फॉर एग्जाम्पल इफ एन स्फीयर इज, ओ माय गॉड, इफ एन स्फीयर इज कनेक्टेड विद अर्थ, तो अब अर्थ क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंक ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अर्थ से जितना चाहो उतने इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो, खून नहीं है, ठीक। तो अगर हम अर्थ से जोड़ देंगे तो ये गोला आइसोलेटेड नहीं रह गया, लेकिन गोला प्लस अर्थ आइसोलेटेड हो गया। समझ रहे हो? ऐसा मत सोचना कि जो आपने बताया सिचुएशन क्या ले रहे हैं हम गोला प्लस अर्थ ले रहे हैं तो आइसोलेटेड है, अर्थ से जाएगा गोले में आएगा, गोले से जाएगा अर्थ में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा। अगर हम सिर्फ गोला कंसीडर कर रहे हैं, जैसे एनएलएम में अपना सिस्टम सेलेक्ट करते थे, तो फिर वो आइसोलेटेड नहीं है। तो दिस अलोन इज नॉट आइसोलेटेड, but this plus earth is an isolated system। समझ आया? तो चार्ज कंजर्वेशन किस पे लगाएंगे हम लोग बच्चों आगे जिंदगी में? आइसोलेटेड सिस्टम पे ही लगाएंगे हम लोग चार्ज का कंजर्वेशन। नोट करो, चौथी प्रॉपर्टी है। हो गया? नोट कर लिया? अगली प्रॉपर्टी कौन सी? बताओ बताओ। इंसुलेटर। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है? याद आनी कंडक्टर चाहिए एंड आपको। देखो, इंसुलेटर। चार्ज resides on mass। चार्ज कभी हवा में थोड़ी ना होगा, हवा में तो भांग होती है जो मिलाई गई थी। चार्ज हमेशा मास पे ही टिकेगा, या यूं बोले कि चार्ज अपनी मास पे टिकाएगा। ये और अच्छा स्टेटमेंट। कहाँ टिकाएगा? क्या बोला मैंने? अरे हंस रहे हो, बताओ। हंसने वाली बात है पर बताना तो पड़ेगा। चार्ज जो होता है वो मास पे ही लाई करता है, बिना मास के चार्ज। कहीं वैक्यूम है वहां चार्ज भी नहीं होगा। इसीलिए जब एयर को सक करते हैं वैक्यूम पंप से, चार्ज खत्म हो जाता है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहते वहां पे। तो मास जहां नहीं होगा वहां चार्ज भी नहीं होगा।
इतना लिख लो, फिर इसका आगे बहुत तगड़ा यूज है जब कंडक्टर पढ़ाएंगे इस कंसेप्ट का। छोटी सी लाइन है, इसका यूज कहाँ होगा बच्चों? कंडक्टर में, है ना। तो ये कंडक्टर को चार्ज दो तो सारा चार्ज भाग 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 के सबसे आखिरी पे जाके रुक जाता है। तो भाई क्यों रुक जाता है? क्योंकि हवा में नहीं रुक सकता ना, रुकेगा कहाँ? अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं चार्ज की? कि अब जब आगे से चार्ज की बातें होंगी तो ये बातें तुम ना भूलना कि चार्ज क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक, छठी प्रॉपर्टी, कौन सा चार्ज क्या क्रिएट करता है? ओहो, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज एट रेस्ट, क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टैटिक चार्ज क्या क्रिएट करेगा? मूविंग चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एंड magnetic field, and if it has acceleration, it radiates energy in the form of EM waves। और भोपाल वाले बच्चे वेव्स को बेब्स कहते हैं। मैं डर गया एक दिन, एक नहीं भोपाल नहीं, सॉरी ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर वाले बच्चे, उधर वाली बेल्ट वाले बच्चे एक दिन कहते हैं सर ये तो ईएम वेव्स भी देगा। नहीं ऐसा है क्या? अब डर गए, लेकिन वेव्स होता है। ठीक, कोई है तो नहीं ग्वालियर से? नहीं सुनना कभी, वो वाह को बा बोलते हैं, बो बाले, वो वाले को बो बाले बोलते हैं। वो भारत में भांति भांति की लैंग्वेज। स्टैटिक चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज क्या क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स के फॉर्म में वो एनर्जी भी क्रिएट करेगा। तो ये हो गई छठी प्रॉपर्टी। अब सातवीं प्रॉपर्टी जो इसकी है वो बहुत अच्छी है, रिलेटिविस्टिक अप्रोच को फॉलो नहीं करता चार्ज। मतलब सुनना ध्यान से, आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसी है कि अगर कोई मास मूव करेगा तो मूविंग मास बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक, मासेस के लिए ये फॉर्मूला है। मान लो एक मास है, सुनना, ये मास है और उस पे चार्ज है। ये मास तो m है, चार्ज q है, ध्यान से सुनना। और ये एक ऐसी स्पीड से चल रहा है, सपोज करो इसकी वेलोसिटी c/2 है, मतलब लाइट की स्पीड की आधी। तो ये बहुत तेज वेलोसिटी है। तो इसका जो ये मास है इस इंस्टेंट पे ये नहीं रह जाएगा। इसका मास पता क्या हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा जो पहला इसका m0 था जब, अच्छा m0 क्या है? m0 रेस्ट मास है। m0 क्या है? मास एट रेस्ट। m क्या है? मास व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये v, लेकिन v कैसी होनी चाहिए? कंपैटिबल टू c होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अगर वो हमारी गाड़ियों की स्पीड्स के वगैरह में होगी 400-500 किलोमीटर पर आवर तो ये दिखेगा ही नहीं। ये इतना छोटा चेंज होगा क्या आप बोलोगे झूठ बोल रहे हो, मास कांस्टेंट है। लेकिन ये कब दिखना शुरू होगा? वेव नेचर थोड़ी देर बाद दिखना शुरू होता है। पार्टिकल नेचर सब डुअलिटी है पूरी दुनिया में। आज का जो कंसेप्ट है क्वांटम का सब डुअल है, मास वेव है, वेव मास है। लेकिन दिखता कब है वो इफेक्ट? जब आप रिलेटिव स्पीड पे आते हैं, इस पे c के रिलेटिव पे, मतलब ऐसी स्पीड जो c के आसपास हो, c लाइट की स्पीड है। तो अगर v इज कंपैटिबल टू c,
तो जो चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा, मास देखो चेंज हो गया। जैसे ये पार्टिकल है, इसका मास चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस c/2 अपॉन c का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कंपैटिबल टू ci, इस फॉर्मूले में रख दिया, मास बढ़ गया। लेकिन चार्ज पहले भी q था, अभी वो भी q ही रहेगा। वेलोसिटी आने से चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो बोलेंगे चार्ज, थोड़ा आसान लैंग्वेज में, ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। जो मूविंग बॉडी है उसका मास चेंज हो सकता है अगर वो रिलेटिव स्पीड पे चली जाए, लेकिन उसका चार्ज तब भी वही रहेगा जो जब वो नॉर्मल स्पीड पे थी या रेस्ट स्पीड पे थी या रेस्ट पे थी। तो जो रेस्ट वाला चार्ज है वो कंटिन्यू रहेगा। चार्ज कभी वेलोसिटी के कारण चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। इसका एक एग्जांपल शानदार और देता हूं, पहले ये नोट करो। थैंक यू बेटा माहिन। भाई सर यू टीचेस टू गुड, आई वांट टू टीच 3 गुड। हर साल इंप्रूवमेंट करना है ना, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी टेस्ट है। तुम ऐसे क्यों हंसते हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, लग रहा है बिग बूम बूम बूमर चबा रहे हो। बबलू देख रहे हैं? बॉबी लो, फरहान मुंतानी पूछ रहे नाइट क्लास कब से लगेगी। बस बच्चों थोड़ा 1-2 दिन का समय, इस वीक का समय और दे दो। हम लोग पेपर के चक्कर में बहुत परेशान है। तुम्हारा पेपर डिले हो गया ना, वो हमारे लिए इतनी बड़ी घटना हो गई है। हम एक ऑपरेटर को, मतलब हम सब कुछ अच्छा करते हैं और लास्ट मिनट पे भाई साहब के कारण पेपर जो है डिले हो जाता है। लास्ट लाइन लिखिए बेटा, चार्ज ऑफ अ, थोड़ी गंदी राइटिंग में लिख दी, मूविंग बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। और इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं, ठीक है? इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल देता हूं आपको मैं। देखो इधर, बस अच्छा, अरे आजकल टेक्निक से कोई ना कोई स्क्रीनशॉट भेज देगा ग्रुप पे। कुछ बच्चे लगातार एक बच्चे को उसी पे लगाए, तो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में पढ़ेंगे। छोटे बच्चे को, घर के छोटे भाई बहन को लगा दिए, बोले अभी एक टीचर आएंगे, ठीक, तू तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं इधर पबजी खेल रहा हूँ। हाँ, अपने को ऑनलाइन भी दिख रहा वो बंदा, बोला आप 4 दिन ही पहुंचा पा रहे, मैंने 15 मार दिया इधर। देखो इस ये जो लास्ट 7th प्रॉपर्टी थी ना, इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल, मतलब आप बोलोगे यार ये तो हम कब से देख रहे हैं पर हमने समझा क्यों नहीं, कि वेलोसिटी पे ये रिलेटिव वाली थोड़ी दूर की बात है, रिलेटिव अभी हमने पढ़ी नहीं है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम तुम शायद कभी पढ़ोगे भी नहीं। हाँ, आउट ऑफ इंटरेस्ट नेट से पढ़ो, एक अलग बात, समझ में आएगी नहीं, ठीक है? पर बायो वाले नहीं पढ़ते, बीटेक वाले पढ़ते हैं 2nd ईयर। तो देखो उससे एक बेटर एग्जांपल है मेरे पास। हम सब जानते हैं एटम कैसा होता है, अच्छा नहीं, न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर फोर्स बांध के रखते हैं, और ये फिक्स प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स। इनका चार्ज होता है +Ze, टोटल चार्ज, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, याद है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है +Ze। उतने ही इलेक्ट्रॉन सारी सेल्स में मिला लें, मान लेते हैं जो भी है एक ही सेल है, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी न किसी सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, वो होते हैं -Ze।
और हम पढ़ चुके हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन का भी मैग्नीट्यूड है। वैसे तो जब इसकी खोज हुई थी तब रेस्ट पे दोनों को निकाला गया, चार्ज सेम है दोनों का। अब मुझे बताओ, अगर एक एटम न्यूट्रल है तो उसमें एक चीज रेस्ट पे है और एक मूविंग है, और अगर मोशन से चार्ज चेंज हो रहा होता तो क्या ये न्यूट्रल रह पाता? जब ये नंबर में भी उतने ही है, जितने प्रोटॉन उतने ही हैं ये इलेक्ट्रॉन, और ये है मूविंग। अरे यार बोलो बच्चों, ये क्या है? मूविंग। तो क्या मूविंग वाले इलेक्ट्रॉनों ने अपना चार्ज अगर चेंज कर दिया होता, थोड़ा कम या थोड़ा बढ़ा दिया होता, तो ये पूरा जो माइनस जेडी होता ये थोड़ा कम या थोड़ा बढ़ गया होता, और प्लस जेडी उतना ही होता, तो क्या चार्ज का इम्बैलेंस नहीं हो जाता? तो ये प्रॉपर्टी तो तभी प्रूव हो गई थी, रिलेटिविटी की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। यानी ये बात वहां जाके वेरीफाई हुई, मास चेंज होता है चार्ज चेंज नहीं हो रहा था, तो बोले तो बेसिक प्रॉपर्टी है। ये जाके एटम से पूछो, वो न्यूट्रल है, एक चीज चलती है एक चीज मूव करती है, और तब भी दोनों बैलेंस कर रहे हैं चार्ज के मामले में। समझ आया? तो ये एग्जांपल है, सातवीं प्रॉपर्टी का ये एग्जांपल है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसी ही वजह से। ठीक है, सो बच्चों आज शायद अपना सेशन यहीं तक रखते हैं हम लोग। सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, चार्जेस के बारे में फुल नॉलेज आपको दे दिया है। अब आप एक 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आपके दूसरी शायद केमिस्ट्री क्लास लगती है तो वो लगेगी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी लेके कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, कोई तुम्हें डरा रहा हो, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो, क्योंकि उन्होंने तुमने शायद 3-4 साल वालों की भूल, मैं इंदौर में तो 9 साल से हूँ, आपके सारे टीचर्स ने पहले तो वो खुद काम किया भी है। ये समय इतना क्रिटिकल है, बार बार इसलिए समझाता हूँ बच्चों कि हम लोगों को तुम्हारे सिलेक्शन का पूरा सीधा रास्ता पता है, उसमें तुम्हारा पार्ट है मेहनत और कैलकुलेशन, और रोज अपने आप को चेक करना कि हमें कितना आ रहा है, और चेक करने के तरीके मैंने बताए कि आप पहले ये लगाओ वो लगाओ, वो सब बताएं। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्शन किसी बात का ना लाइए कि कोई दूसरा आपको क्या कहेगा। आधे लोग फेल जिंदगी में भी फेल होते हैं जो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्या करेगा। हमें डराने वाले बहुत थे, लॉकडाउन में कोचिंग शुरू करोगे? हाँ करेंगे, कि लॉकडाउन में बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या? लॉकडाउन में करियर बनेंगे नहीं क्या? बनेंगे। तो बनवाएगा कौन? जिसको ये जुनून है कि हम बनवा सकते हैं। तो बस वही बात है मेरी, आप दूसरों का सुनना बंद कर दो। होता क्या है, बच्चा जब थोड़ा, अभी तुम 10 साल बाद ये खुद बोलोगे हाँ यार दूसरों की नहीं सुननी चाहिए, बहुत नुकसान हुआ पिछले 10 साल में हमें। नहीं बेटा, साइक्लोट्रॉन कैसे हो सकता? साइक्लोट्रॉन इज मेड ओनली फॉर, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करने के लिए बनाई जाती है। उसमें नेगेटिव चार्ज थोड़े ना दोनों एक साथ थोड़े ना होते हैं, तो एक ही बार में एक ही होते हैं, वो आगे की बात है। साइक्लोट्रॉन इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं बस वही कह रहा हूँ, आप 10 साल बाद पता क्या बोलोगे? अरे यार इन लोगों ने बोल बोल के मेरा करियर खराब कर दिया, मैं ये कर सकता था और अब मैं ये कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाइज। अपनी सलाह दे रहे थे, बिना फ्री की सलाह, एडवाइस। सो डोंट गो विद देम अभी से, वो 10 साल बाद का रिग्रेट तुम्हें नहीं होगा। ठीक, अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो आप अपने, अगर कुछ सीखना है तो आपने जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी को फॉलो करो। कुछ मानना है जो सही लोग हैं उससे ऊपर वाली को, सेकंड वाली को फॉलो करो, पापा वाली पीढ़ी को। हम लोग भैया वाली पीढ़ी में थोड़े आ गए ना, तो भैया वाली पीढ़ी में से तुमको सही चीज मिल जाएगी तो तुम्हारे आगे भी काम आएगी और तुम्हें रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिग्रेट किया है ना। आज हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि किसी भी चीज को यूं ना मानो जब तक वो तुम्हारे लिए काम ना कर रही हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी। किसी ने बोल दिया सिलेक्शन होता ही नहीं, फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है छोड़ दो, तुमने उसकी बात सुन के मान लिया। अरे टफ है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो करा ना जा सके। फिर तो डॉक्टर ही एक टफ प्रोफेशन है, फिर तुम्हें वो भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन, छोड़ू बन जाओगे तो। ठीक, तो वही बोल रहा हूँ, तो जस्ट अपना काम करो फोकस से। आज से आपका एक 96 मार्क का एक पैकेज पूरा फिजिक्स में स्टार्ट हुआ है, और तुम देख रहे हो मैं कितने आराम से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन कर करके पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा, चाहे जो। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें जो तुमसे ना बने, बहुत टफ क्वेश्चन हो गए वो, वैसे तो होते ही नहीं। सीधा कंसेप्ट क्लियर है, सीधा आएगा तुम्हें समझ में। तो इसलिए मैं आपको, और आता भी 12th का सा वेटेज भी जाता है, और ऐसा नहीं कि 11 से 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बस तो मैं करवाऊंगा तुम्हें 24 10 34 34 सही करके तो आओ। कोई आया क्या अभी तक? इतने दिन से नहीं आया। तो मैं वही कह रहा हूँ, लोगों की सुन सुन के
अरे वो लड़का तो उधर, उसको तो टीचर पढ़ाने आते हैं, वो तो कोई नहीं। ये सब एक फालतू की हाइप है, इससे बच्चों पे प्रेशर क्रिएट होता है। नहीं समझते टीचर्स, सब बराबर हैं। तुम 10 को अलग करके तुमने उनको बना लिया, 10 में से एक निकलेगा, वो 9 अपनी जिंदगी भर डिप्रेस रहेंगे, पता है? 9 अपनी जिंदगी भर डिप्रेस रहेंगे। इसलिए किसी को स्पेशल नहीं ट्रीट किया जाता है न्यूक्लियम में। हाँ, ओपन सबके लिए है, जो मेहनत करेगा वो पूछेगा, वो आगे बढ़ेगा। नो वन इज स्पेशल अंटिल अनलेस, हाँ जब तुम स्पेशल हो जाओगे हम ही तुम्हारी होल्डिंग लगाएंगे, हम ही बोलेंगे वो बहुत शानदार, बोलते हैं अपने पुराने बच्चों के लिए, तुम भी जानते हो ये चीज। तो बस मेरा इतना ही सा कहना है कि डरो खत्म, डरो बिल्कुल कम। अब तुम्हारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में WP NLM भी पड़ा हुआ है, अगर कभी इसमें एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रो में और यार इसमें तो WP लग रहा है, तो क्या करो, पलट के चले जाओ, वहां से कंसेप्ट देखो, फिर आके पढ़ो। ये तरीका है अपने आप को अपग्रेड कर। ठीक है, चलो भाई। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, चलो, है ना, ओके।